बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ। प्रोग्राम में हम सियासत की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का अपना पहला दौरा किया है। ये एक इंतहाई अहम दौरा है और वहाँ पर जो फार्मेशन है, जो उनकी ऑपरेशनल तैयारियां हैं, उस हवाले से उन्हें तफसील से ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन के रकचक्री सेक्टर का दौरा किया है और जब उनको ब्रीफिंग दी गई उसके बाद उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया और ख़िताब करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि हमने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ भारतीय क़यादत के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात का नोटिस लिया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए हम वक्त तैयार है, दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे और भारत कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होगा। ये एक इंतहाई अहम दौरा था आर्मी चीफ का, ये उनका पहला दौरा था लाइन ऑफ कंट्रोल का। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इमरान खान ने, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने इससे पहले जो हुकूमत को एक मशरूत किस्म की मुज़ाकरात की पेशकश की थी, हुकूमत ने इसे यकसर मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत कहती है कि धमकी आमेज़ लहजा और इस किस्म के जो बयानात हैं उससे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। अगर इमरान खान वाकई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उन्हें अपने रवैये में तब्दीली लाना होगी। इमरान खान बारहा जल्द इलेक्शंस के हवाले से अपना मुतालबा देते रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने यह कह दिया था कि इंतखाबात अक्टूबर 2023 में ही होंगे और यही वो तारीख़ है। आज हुकूमती वज़रा ने तफसील से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि मुज़ाकरात जो हैं वो सियासी अमल का हिस्सा हैं। अगर इस मामले में संजीदगी का मुजाहरा किया जाता है तो संजीदा जवाब ही मिलेगा, लेकिन अगर धमकी भरे लहजे में आप मुतालबात पेश करेंगे और शराइत रखेंगे तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यकीनी तौर पर यह एक इत्तेहादी हुकूमत है, यही मामला PDM में वो लेके जाएंगे और उस पर गुफ्तगू होगी। अब जो ऑप्शंस हैं अपोजिशन के पास वो क्या रह गए हैं, क्योंकि हुकूमत तो अपनी जगह पर मौजूद है। इन्हीं मामलात पर हम बात करेंगे और इस ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब चौधरी जाफ़र इकबाल। चौधरी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी वकार सती साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही देर में हमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं चौधरी साहब आपसे। चौधरी साहब, आप फरमाइएगा, इमरान खान ने तो कहा था मशरूत मुज़ाकरात के साथ मामलात की बात की थी, लेकिन आज हुकूमत ने भी वाज़े कर दिया और पहले ही आप लोग बार बार ये बात कह चुके हैं कि इंतखाबात तो अपने वक्त पर होंगे, लेकिन अगर सियासी मुज़ाकरात सियासी अंदाज में किए जाते हैं तो फिर ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब 5 साल मेंबर कौमी असम्बली रहे, 13 से 18, तब मैं भी असम्बली का हिस्सा था। मुझे तो उनके रवैये और मिजाज में जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आई। जमहूरियत एक अमल का नाम है और उस अमल की बुनियाद ये है कि आप दूसरों की बात भी सुने और अपनी राय भी दें। और उसके बाद आप, यहाँ तो 2 तरीके हैं फैसला करने से, इत्तफाक राय से फैसला हो या कसरत राय से हो। और इमरान खान साहब ने कभी भी दोनों में से किसी एक को नहीं अपनाया। ना वो कसरत राय की तरफ जाते हैं और ना जहाँ इत्तफाक राय की बात है उसके लिए तो उन्होंने ना 2013 से 18 अपोजिशन में रहते हुए कोई ऐसा अमल किया, ना वजीर आजम रहते हुए किया और ना आज कर रहे हैं। लेकिन मुझे बतौर सियासियात के तालिब इल्म इस चीज़ से 100% इत्तफाक है कि इसके अलावा तीसरा कोई हल नहीं। जब तक आप दूसरों की बात सुनेंगे नहीं, अपनी सुनाएंगे नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? डिक्टेटरशिप तो नहीं है कि आप बैठे कोई एक फैसला कर दें और लोगों को वो मानना पड़े। बादशाहत तो नहीं है कि जो शाह चाहे, जो फरमा रवा चाहे उसके मुताबिक हो, ये भी नहीं है। आप अपना मंशूर जब बनाते हैं तब भी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है और उन शोबाजात के माहिरीन को साथ मिल बैठ के बनाते हैं। तो इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात किससे कर रहे हैं? हवा में कर रहे हैं? क्या वो एक धमकी के तौर पे कर रहे हैं? क्या वो आज वाक़तन संजीदा हैं बैठने में और बैठ के बात करने में? तो मेरी दानिश में तो अगर इमरान खान साहब आज भी संजीदा हैं
और अपने पिछले किए पर वो पशेमान हैं या शर्मिंदगी है कि वो लोगों के साथ मिल बैठ नहीं सके या लोगों को बिठा नहीं सके, तो उसका पहला कदम उन्हें ये उठाना होगा कि वो वापस असेंबली के अंदर तशरीफ़ लाएं, क्योंकि यही असेंबली और यही आईन पाकिस्तान है जिसने पहले उन्हें एक आम आदमी से अलग करके मेंबर कौमी असेंबली बनाया और फिर मेंबरान कौमी असेंबली में से अलग करके उनको वजीर आजम पाकिस्तान चीफ एग्जेक्टिव इस मुल्क का बनाया। तो लिहाजा मुझे और इमरान खान साहब को उस आइन का एहतराम करना है। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी, अगर वो किसी भी किस्म के मुज़ाकरात और आइंदा का कोई ऐसा लाहे अमल चाहते हैं ठीक जो मुतफिका तौर पे बने, तो उसके लिए वो असेंबली ज्वाइन करें, वापस तशरीफ लाएं। ठीक है, आप कहते हैं पार्लियामान का हिस्सा वो बने। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी इस गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल हैं। आप भी फरमाइए, पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते, आपने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो आए पार्लियामानी जमहूरियत की बात करें, पार्लियामान का हिस्सा बने, तभी मामलात आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने हमेशा डायलॉग की बात की है, जिसने टेबल टॉक्स की बात की है, जिसने मुफाहमत की बात की है, पर अफसोस के साथ ये सारा रवैया सियासी जमातों के साथ ज़रूर रहा है। अफसोस की बात यह है कि यू टर्न खान ने जितने यू टर्न मार लिए हैं, तो अब वो खुद भी परेशान है, अपने झूठ से भी तंग है, अपनी तबीयत से भी तंग है, उसको जो झूठ बोलने की आदत है, जो उसको यू टर्न लेने की एक पैदाइशी आदत है, उससे भी तंग है। पर अब कुछ हो नहीं सकता। इस उम्र में खान साहब का मेरे ख्याल से मेंटल स्टेटस तो बेहतर नहीं होगा, ना ही चेंज होगा। हम शुरू से एक बात कहते आए कि बैठ के बात करो, और ये शख्स हमको चोर कहता रहा, और जब हमने आखिर तंग आके देखा कि तो गैर सियासी लोग हैं, इनके साथ तो बात करना कोई फायदा दे ही नहीं सकती, इनके साथ बात करना अपना टाइम जाया करने के बराबर है। तो आज खान साहब को याद आ गई कि वो हमारे साथ बैठ के बात करना चाहते हैं, तो फिर शायद खान साहब वो चोर था, क्योंकि अब हम चोर के साथ बात नहीं करना चाहते। अब बातचीत करते हैं सियासी लोगों के साथ, सियासी गुफ्तगू। जो लोग गालम गलोच से शुरू करते हैं और गालम गलोच पे बातें खत्म करते हैं, जिसके अपने बच्चे प्रॉपर्टियां मुल्क से बाहर हैं और दूसरे जिनके बच्चे मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मुल्क के अंदर है, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो आप ही मुझे बताएं कि क्या तरीका है ऐसे शख्स से या ऐसी जमात से बात करने का। ठीक, वकार सदी साहब आप बताइएगा कि ये अभी लॉन्ग मार्च भी किया उन्होंने, फिर वो जलसा भी किया, फिर इदारों के हवाले से भी उन्होंने बड़े इल्ज़ामात भी लगाए और बात भी करते रहे, नहीं ये बनेगा, ये बनेंगे, ये बनेंगे, और उसके बाद आके अब आप मशरूत मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। हुकूमत को भी पता चल गया है कि अब इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं रहा, इसलिए हुकूमत भी ज़रा सीधी हो गई है आपके, भाई आप क्या मुज़ाकरात, आपके पास ऑप्शंस थी, आप पहले मुज़ाकरात कर सकते थे, अब आपने तो अपने सारे अपने ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और खान साहब ने ये इन 8 महीनों में पहली एक अच्छी पॉजिटिव पॉलिटिकल मूव अपनी तरफ से वो चली है, लेकिन बैड लक उनकी ये है कि अब चूंकि हुकूमत ये भांप चुकी है कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते, उनके अपने वज़राए आला दोनों जो हैं वो इसके हामी नहीं हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने तो बड़ा बबंगे दोहल कह दिया कि मुझे 2-3 महीने का टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे तरक्याती काम सूबे में जा रही हैं, मेरे MPs जो हैं वो भी काम करना चाह रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है हुकूमत के पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो उनको वो उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। लेकिन दूसरे एंड पर अगर आप देखें, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जो 8 महीनों में जो खान साहब कहते रहे हैं ना, साइफर के बारे में, कौमी सलामती के अदारों के बारे में, कौमी खारजा पॉलिसी के बारे में, कौमी सियासतदानों के बारे में और कौमी सियासत के बारे में जिस तरीके से करते रहे हैं, शायद वो ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आए ना, वो पार्लियामेंट वहाँ आके एक स्पीच करें और ये बताएं कि ये मेरी गलती थी। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होगा, लेकिन वो तो उस तरफ उनको वो धकेल रहे हैं। अल्टीमेटली होंगे तो मुज़ाकरात ही। ये खान साहब को भी पता लग गया है कि अगर मुझे इलेक्शन चाहिए तो, और मैंने निगरान हुकूमतें बनानी है अपनी भी इनपुट के साथ, तो वो पार्लियामेंट में जाएंगे, वो वापस असम्बलियों में जाएंगे तो होगा, उसके बगैर तो वो नहीं हो सकता। और अब जब उन्होंने ये बगैर सोचे समझे असम्बलियों से निकलने वाली और बगैर मुशावरत के बात की है, देखे ना, सियासतदान वो होता है जो पहले मुशावरत करके फैसला करता है। खान साहब के इस डिसीजन से भी ये साबित हुआ है कि उन्होंने पहले अनाउंस किया, उसके बाद ये कहा कि मैं इस पर मुशावरत करूंगा, तो वो बाउंस बैक हो गया। अब यह है कि उन्हें दोबारा असम्बलियों से तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएंगे, लेकिन यह है कि अल्टीमेटली जैसा कि चोई साहब ने कहा और तैमूर भाई ने कहा, इनको वापस पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। वहां पे इन्हीं लोगों से, ये जैसे भी हैं, पर ये वो शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, या ये जो लोग भी हैं, ये जैसे भी हैं, इन्हीं से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन बेसिकली जी, आप और मैं एक बात कह रहे हैं, अफसोस के साथ मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर अपनी थूक को फिर चाटना पड़ेगा अगर कुछ करना है।
हम वो ये वही वाली बात है ना कि पहले आपने कह दिया और उसके बाद फिर आप मुज़ाकरात और मुशावरत करेंगे, और रिएक्शन आपको खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रहा है। यानी मेरी इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से भी रद्द अमल आ रहा है कि वहां भी कह रहे हैं लोग, MPS कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं खान साहब, ये तो आपने बगैर मुशावरत के ऐलान कर दिया। जावेद साहब, खान साहब को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये 2018 नहीं है। 2018 में 3 पार्ट्स में इनकी सपोर्ट की गई थी। एक, इलेक्शन से पहले लोगों को आर्म ट्विस्टिंग करके शामिल कराया गया, फिर इलेक्शन वाले दिन RTS के साथ जो कुछ हुआ उस वक्त लोगों को वो बेनिफिट वो दिया गया, उसके बाद भी नंबर जब पूरे नहीं हुए फिर जहाज भर भर के लाके इनकी झोली में डाले गए। इसके बावजूद पंजाब में उनकी देखें क्या को वाज़ेह अक्सरियत तो नहीं है। अब वो वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो जो लोग आए थे वो देख रहे हैं, उन्होंने अपना फैसला खुद करना है। वो खान साहब के इस फैसले को टो नहीं करेंगे, और ये बात अब खान साहब को बड़ी अच्छी तरह पता लग गई है। अभी तो आहिस्ता से अवाम में जैसे जैसे ये बात जबान से आम हो रही है ना कि हवा कहीं और की चल पड़ी है, खान साहब की वो पोजीशन नहीं है। आप देखेंगे सियासतदान जो इलेक्टेबल्स हैं, जिन लोगों ने हमेशा सियासत करनी है या जिनके खानदानों ने करनी है, वो इनके साथ थोड़ी जाएंगे। और अब ये वाला फैसला भी खान साहब का गो के बाउंस बैक हो गया है। लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूं कि वो इस मुल्क के सियासतदान है, इस मुल्क पर सियासत करना उनका हक है। लेकिन जो लिमिटेशंस मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हैं, आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए या किसी और के लिए, इनके लिए भी वही होनी चाहिए। और इनको साइफर के मामले पे जितना मुल्क को, कौमी सलामती के इदारों को जो बदनाम किया, जो खिलवाड़ किया, जो किरदार कुशी की, उसका जवाब देना पड़ेगा। और जो मुल्क की सियासत को इन 8 महीनों में इन्होंने नुकसान पहुंचाया, उसका जवाब भी पाकिस्तानी अवाम को देना पड़ेगा। जी चौधरी साहब, अब ये बात जो है वो आप लोगों के लिए, चूंकि आप हुकूमती इत्तेहाद हैं, हुकूमत में हैं, ये काबिल इत्मीनान है कि आपके पास जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यही बात हो रही है कि एक रद्द अमल का सामना तो है इमरान खान साहब को, पंजाब के अंदर भी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है, कि आपने बगैर सोचे समझे ऐलान तो कर दिया कि असम्बलियाँ तहलील, और फिर आप उन्हीं असम्बलियों में वापस आएंगे जिन असम्बलियों को आप तहलील कर रहे हैं। देखिए, रद्द अमल तो 2-3 किस्म का है। एक रद्द अमल तो ये है कि अरकान असम्बली भी और इनके टिकट होल्डर्स भी वो इमरान खान साहब से ये कह रहे हैं कि आपने 2014 से लेके और 18 तक भी एहतजाजी सियासत की, और एहतजाजी सियासत के लिए लोगों को लाना, इज्तिमात करना, जलसे जुलूस करना, क्या उसका खर्चा नहीं? और खर्चे के अलावा वो जो टाइम है, ह्यूमन आवर्स हैं दरगाह, उनको भी देखें। मतलब इमरान खान साहब अपनी जगह, उनको तो ज़रूरत नहीं है, घर कोई चला रहा है, घर लेके किसी ने दिया, गाड़ी किसी की है, पेट्रोल किसी का है, जहाज किसी का है, लेकिन जितने आम आदमी हैं हर काम की एक लिमिट होती है। इसी तरह जो लोग भी 5 साल के लिए, अगर आइन और कानून को भी देखें तो असम्बलियों का इंतखाब 5 साल के लिए होता है, और लोग सोच के आते हैं कि हमने एक प्लान के ऊपर काम करना है, अपने हलके के हवाले से भी, अपने सूबे के हवाले से भी, और अपने मुल्क के हवाले से भी। अब इमरान खान साहब जो प्लानिंग करते और देते रहे वो भी यूं ही था, बगैर सोचे समझे। 50 लाख घर, इतनी नौकरियां, और जितने वो दावे थे वो भी सारे यूं ही थे जिनको अमली जमा पहनाया जा नहीं सकता, जो सारे कॉस्मेटिक थे। और आज भी इमरान खान साहब वही काम कर रहे हैं। तो उनको 2-3 तरह की अपनी पार्टी के अंदर जो है वो मुज़ाहमत है उनके खिलाफ, जिसमें से एक हिस्सा ये है कि वो टिकट होल्डर्स और आइंदा इलेक्शन लड़ने वाले या अरकान कौमी असम्बली, वो अब ये कह रहे हैं कि खान साहब अगर आखिरी साल है, इसमें इलेक्शन कैंपेन करनी और चलानी है, ये कोई महीने 2 का काम नहीं है, तो साल भर का काम है। इसी तरह ये भी आपने बजा नुक्ता, अभी गालबन वकार सती साहब ने ये कहा कि परवेज इलाही साहब कह रहे हैं जी कि जो मैंने तरक्याती मंसूबे शुरू किए, एक परवेज इलाही साहब नहीं, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट का देखें तो जो हमने बजट बनाया, जो PSTP बनाया, वो किस लिए था? ये साल भर जो जो आपको रेवेन्यू इकट्ठा होगा तो आप उसे लगाएंगे। अब ये कैसे हो सकता है कि आप सारे अपनी प्लानिंग को रास्ते में छोड़ के, और एक साहब जो जिद्दी हैं उनकी कोई जिद पूरी करने के लिए असम्बलियां तोड़ दें? क्या महमूद खान ने 1 साल के लिए बजट नहीं दिया? क्या बाकी सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियों ने 1 साल का तरक्याती प्रोग्राम नहीं बनाया? क्या उसके ऊपर अमल नहीं होना चाहिए? और दूसरी तरफ कानून कायदा भी तो यही कहता है कि 5 साल के लिए लोग मुंतखब हो के आए हैं। अब अगर कुर्सी वजारत उज़्मा की इमरान खान साहब के पास नहीं है तो उसके लिए ये तो नहीं किया जा सकता कि ना आप कानून का एहतराम करें, ना रवायात का करें, और ना ही सबसे अहम चीज़ कि वो जो बजट बनाया है, तरक्याती मंसूबे हैं, कहीं कॉलेज बन रहे हैं, कुछ स्कूल बन रहे हैं, कुछ सड़कें बन रही हैं, आपके बिजली घर लग रहे हैं, किसी डैम पे काम हो रहा है, क्या उन सबको रास्ते में छोड़ दिया जाए? और तीसरी नुक्ता इसके अंदर, जो इमरान खान साहब ने ये सारा करके बाहर रह के
देखिए, जमहूरियत एक इश्तराकियत का नाम है, लोग जमा होके और अपना अपना किरदार अदा करते हैं। अब इमरान खान साहब अगर असेंबलियों का हिस्सा बनते हैं तो फिर मैं और आप उनसे पूछेंगे, आप तो इन असेंबलियों के ऊपर लानत भेजते थे, आप तो इनको झूठ कहते थे, आप इनको गैर मुल्की मुदाखलत के जरिए मुसल्लत करदा हुकूमत कहते थे, आज आप उसका हिस्सा बन गए तो ये भी सवाल होगा। अगर वो हिस्सा नहीं बनते तो उनका वो किरदार जो एक अपोजिशन लीडर के तौर पे होना चाहिए, जो अगर चेयरमैन नैब की तैनाती होनी है तब भी उनकी मुशावरत है, और अगर निगरान हुकूमत बननी है उसके अंदर भी उनकी मुशावरत है, या अगर इलेक्शन से पहले पिछले जो 2018 के इंतखाबात थे उनके नतीजे में जो जो रिपोर्ट सामने आई और कोई लेजिस्लेशन दरकार है तो इमरान खान उसका भी हिस्सा नहीं बन सकेंगे। और ये तीसरा काम ना करने की वजह से इमरान खान साहब अपने वोटर को फिर एक शर्मिंदगी से दो चार करेंगे कि जिस मकसद के लिए उसने वोट दिया था इमरान खान साहब वो मकसद हासिल करने में नाकाम रहे। ये तैमूर तालपुर साहब इलेक्शन क्या तो दावा करते हैं, मुतालबा भी करते हैं इमरान खान साहब, लेकिन क्या सिंध और बलूचिस्तान के अंदर ये हो पाएगा? जो जो जाहिर है 1/4 हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब से मुतासिर हुआ, सिंध और बलूचिस्तान तो फिर बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, जनूबी पंजाब मुतासिर हुआ, खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ। इस वक्त तरजीहात इलेक्शन है या इस वक्त तरजीहात इन लोगों की जो मुतासिरीन हैं, जो मुतासिर इलाके हैं, उनकी बहाली है? पहले तो आप मुझे ये बताएं किसी से पूछ के कि जो खान साहब ने अरबों रुपए जमा किए थे फ्लड विक्टिम्स के लिए, उनमें से कितना पैसा फ्लड विक्टिम्स को मिला और कितना खान साहब जो है अपने नशों में चला गए, इसका मुझे जवाब चाहिए। दूसरी बात, मुझे एक और भी बात समझ में नहीं आती, उन लोगों के बारे में मुझे सोच के बड़ा बुरा लगता है जिन लोगों ने ज़कात, खैरात, अतियात जो हैं शौकत खानम को दिए। 1.5 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ शौकत खानम के लिए मिला था खान साहब को, जिसमें से 550 मिलियन उसने अपने पॉलिटिकल अकाउंट के अंदर डाल दिए। तो ये किस किस्म का शख्स होगा, क्या इसकी जहनियत होगी कि लोगों की ज़कात और अतियात के पैसे वो अपनी सियासत में लगा रहे हैं? और जितना खर्चा खान ने इतने अरसे में अपने जलसों पे किया, उतना खर्चा अगर आज ये लोगों की मदद करने में जो डूब गए, जिनकी फसलें डूब गई, जिनके घर डूब गए, उनकी मदद करता, तो मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान इस मसले से बाहर आ चुका होता। तो ये तो है इसकी ज़हनियत। इलेक्शन बिल्कुल हमारी तरजीह है, हमारी तरजीह रहेगी। हम सियासी लोग हैं, हम इलेक्शन फ़ख्र से लड़ते हैं, शौक से लड़ते हैं, हमें वो जुनून है सियासत का जिसकी वजह से हमें इंतज़ार होता है कि इलेक्शन आए और फिर मुकाबला करें, फिर मैदान में उतरें, जिन लोगों के काम काज किए हैं उनसे वोट लें, कोई नाराज़ भी है तो उसको मनाएं। तो ये हमारा एक शौक है। इलेक्शन ज़रूर होगा पर इलेक्शन अपने टाइम से पहले नहीं हो सकता, इन हालात की वजह से भी नहीं। अगर हम करना चाहें तो शायद कुछ कर सकते हैं, पर एक शख्स जिसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है उसके कहने पे मैं 1 साल इलेक्शन कम कर दें। कायदे और कानून के साथ हर चीज़ चलती है, चलती रहेगी। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कराएंगे और प्रॉपर टाइम पे कराएंगे और खान को बताएंगे इलेक्शन में कि सियासत होती क्या है, चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KPK हो या बलूचिस्तान। जिस निज़ाम के लिए आप और जिस निज़ाम की सैंक्टिटी के लिए आप इंतखाबात में जाना चाह रहे हैं, वो निज़ाम तो आपके पास मौजूद है। यानी तहरीक इंसाफ के पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, पंजाब के अंदर हुकूमत, गिलगित बल्दिस्तान, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत। लेकिन वकार सती साहब, इमरान खान की सियासत की ये समझ नहीं आती कि उन असम्बलियों में आप मौजूद हैं, उन्हीं को अब तहलील कर रहे हैं, उन्हीं के फिर इलेक्शन होने हैं और उन्हीं में आपने दोबारा आना है। अब भी हुकूमत है, बाद में फिर आपने या अपोजिशन में चले जाना है या फिर हुकूमत में आ जाना है। तो आप जिस निज़ाम में आपने वापस आना है, उसी निज़ाम पे आप लान तान कर रहे हैं इसलिए कि आपकी मरकज़ में हुकूमत नहीं है। यही वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। जितने मिच्योर और सीजनल पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ उन्होंने यही स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट किया है कि खान साहब हमें आप ये गारंटी दे दें कि हमारी जो इस वक्त तादाद इन दोनों असम्बलियों में है इससे ज़्यादा आएगी और हमारी दोबारा हुकूमत बनेगी। तो किसी के पास कोई जवाब वहाँ पे वो नहीं था और ये एक अलमिया है। और इस खान साहब के इस वो तासुर से भी ये लगता है
कि वो अपने मफाद से आगे नहीं देख रहे, वो सियासी फैसला नहीं कर रहे, वो जज्बाती फैसला करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जो मेरी जो वो सलाह है या जो मेरी सोच है बाकी भी उसको वो टो करें। ऐसा तो नहीं होगा, वरना ये देखें ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ठीक है खान साहब पहले जो बहुत सारी बातें करते रहे, सारा कुछ करते रहे, लेकिन विद इन पीटीआई उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग वहाँ से उनको सपोर्ट मिलती थी, उनके साथ वाले जो लोग हैं वो उनकी बातों को आगे या उनके नैरेटिव को आगे लेके चलते थे। ये वाली जो उनका मौकफ था ना कि मैं असम्बलियां तोड़ दें, इसके ऊपर आप देख लें कि जितने सीनियर लोग हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जिन्हें पता है ये सारी साइंस है इलेक्शन कि वो उनका यही आर्गूमेंट है। और कोई भी इसमें आप उसमें वो परवेज खट्टक को देख लें, आप शाह महमूद कुरैशी को देख लें, असद कैसर को देख लें, आप किसी को भी देख लें, जो भी सारे उनसे मुखालफत की जा सकती है, इख्तलाफात किया जा सकते हैं, लेकिन वो सियासतदान है ना, जाहिर है वो इस मुल्क का हिस्सा, वो समझबूझ है, वो यही वो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। और खान साहब इसी वजह से अभी भी वो ये नहीं कर रहे, लेकिन अब अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि उन्हें जाना पड़ेगा, उन्हें पार्लियामेंट में दोबारा वापस जाना पड़ेगा। अब उसमें जो किया है, जो बोया है, वो काटना तो है, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता है नहीं। अब खान साहब के पास ये आखिरी कार्ड था। लोग कुछ नाकुदीन जो वो बैठे हैं सोशल मीडिया पे, जो उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते हैं, उस वक्त तो बड़ा बल्ले 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 हो रही थी। आज बात करें, आज बताएं कि कहाँ ये वाला नैरेटिव आपका कहाँ खड़ा है। ये तो तमाशा हुआ ना जी। इससे आपकी जो वो मकबूलियत है, आप साबित करें कि गुज़िश्ता 8 महीने में खान साहब जहां खड़े थे क्या आज भी वहां खड़े नहीं खड़े ना। तो ये तो एक तल हकीकत है, ये कड़वा सच है, ये उनको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा और अपनी पॉलिसीज में बेहतरी लानी पड़ेगी अगर उन्होंने दोबारा यहां पे आना है। ये चौधरी साहब बहुत से कानूनी मामलात भी दरपेश हैं इमरान खान साहब को। अब देखें इस मुल्क के अंदर एहतसाब से गुजरे, मियाँ नवाज शरीफ साहब गुजरे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब गुजरे, आसिफ अली जरदारी साहब गुजरे। अब हमें वो जो मामलात हैं वो बिल्कुल पसे पुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इस पूरे नैरेटिव के अंदर इमरान खान एक अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाने में कामयाब हो गए हैं कि पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो उस तरफ चली गई है, इलेक्शन हो इलेक्शन ना हो, और जो कानूनी चैलेंजेस और कानूनी मामलात उन्हें दरपेश हैं वो कहीं पसे पुष्ट चले गए। देखिए, इमरान खान साहब जब हुकूमत से निकाले गए तो तब उनकी ट्यून और थी, तब उनके प्रोपेगेंडा और था, तब उनका लबो लहजा और था। तब वो इस हुकूमत को फवाद चौधरी साहब हों, शेख रशीद साहब हों या इमरान खान साहब के चंद और साथी, वो रोज़ कोई नई तारीख और नया मतलब वो दिन दिखाते और देते थे। ये हफ्ता अहम है, वो महीना अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से कायद मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी टीम को प्लान किया, अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर प्लान किया, उसमें हमारी पहली तरजीह थी बजट देना और बनाना और पास करवाना। फिर हमारी तरजीह थी IMF से मुज़ाकरात करके और अपने माली मामलात को बेहतर करना। फिर हमारी तरजीह थी कि हम जो है वो CPEC का रिवाइवल करें और वो दोबारा से मंसूबे शुरू हों जिनसे मुल्क के अंदर सरमाया भी आए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो और ज़रूरत भी पूरी हो। फिर हमारा था कि बाकी ममालिक को मुतवज्जो करें, भाई आपने भी कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी, चलें। एक साहब आए जो आपको कायल नहीं कर सके या माहौल ऐसा नहीं दे सके, तो अब हम आगे हैं, करते हैं, वो भी हुआ। फिर ये बहुत वावेला था 29 नवंबर का, उससे पहले होगा, बाद में होगा, ये होगा, वो होगा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहसन पाया तकमील को पहुंचा। अब अगला टारगेट हमारा जो है वो एक तो एहतसाब के अमल पे तवज्जो देना और इमरान खान साहब और उनकी टीम ने जो लोशे उड़ाए हैं उन सब का हिसाब लेना है और लेंगे। इमरान खान साहब चीखें, चिल्लाएं, शोर करें, जो मर्जी करें, वो अपनी जगह करते रहे, उनका अपनी जगह मतलब ये हक है कि वो हमारी तवज्जो हटाएं, लेकिन वो हटा नहीं सकेंगे। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम काम अगले 6 माह बजट आने तक और बजट के बाद 2-3 महीने जो होंगे, 9-10 माह बचे हैं, वो है अवाम को रिलीफ देना, ऐसे इकदाम करना जिससे पेट्रोलियम की कीमतें नीचे आ सकें, जिससे तरक्याती मंसूबे PSDP खर्च सकें, क्योंकि किसी भी मुल्क की मईशत और GDP और सारी वो बेस करती है कि आप अपना PSDP खर्च सकें और हम उसको खर्चने में इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। इमरान खान हमारी तवज्जो नहीं हटा सकेंगे, न पहले हटा सके अपने मंशूर और मनसूबाबंदी पे अमल करने से, और न ही अब हटा सकेंगे। ठीक, तैमूर तालपुर साहब, आपको भी यही लगता है कि आखिर में इमरान खान और उनके जो साथी हैं वो सब के सब वापस असम्बली के अंदर आएंगे और यही उनके पास एक ऑप्शन अब रह गई है, क्योंकि ये जो असम्बलियाँ तहलील करने का जो मामला है ये तो बस अब ऐसा लग रहा है कि धमकियाँ ही धमकियाँ हैं, क्योंकि खुद उनको ज़ाहिर है एक रद्द अमल का सामना तो है।
देखिए जी, मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि जो बात इमरान खान ने की है उस पर अमल दरामद करे। हर बार की तरह इस बार भी यूटर्न ना माने। ही मस्ट टेक ऑफ द असेंबलीज, बिल्कुल तहवील करें, इनको ख़त्म करें। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और हम देखेंगे कि अब ये हुकूमत कैसे बनाएगा। ना तो इनको वो पुरानी सपोर्ट होगी इसके वर्कर्स की, इनके वोटर्स की, क्योंकि उनको पता है कि खान झूठा है। न्याजी जैसा झूठा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं आया और अल्लाह करेगा कभी आएगा भी नहीं। इनको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी जिस तरह से हमारे साथ ज्यादतियां की गई, जिस तरह से धांधियां की गई, वो सब नहीं मिलेगा उसको। तो खान मेरे ख्याल से अगर अब इलेक्शन हुआ तो मैं न्याजी को शायद 25 से 30% सीटें लेते हुए देख रहा हूँ मैक्सिमम, चाहे वो केपी के हो चाहे वो पंजाब हो। और अगर ये नहीं भी करता है, जब ये अनाउंस करेगा तो इसके जो लोग हैं, मैं आपको बड़ा खुल के बताऊं कि आज भी चौधरी ब्रादर आज भी जरदारी साहब के साथ, जरदारी साहब राब्ते में हैं, राब्ते में रहेंगे, और वो भी मेरे ख्याल से इसी चीज का मौका ढूंढ रहे होंगे कि किसी तरह उनकी खान से जान छोड़े तो किसी सियासी आदमी के साथ चल के देखे। क्योंकि चौधरी साहबान सियासी लोग हैं, वो एक गैर सियासी आदमी के साथ खुद भी बहुत अनकंफर्टेबल हैं। आज वो इस बात का एतराफ नहीं कर रहे, बंद कमरे में कर रहे, और कुछ अरसे में ये खुल के उसका एतराफ जरूर करेंगे। तो पीपल्स पार्टी के लिए या पीडीएम के लिए मैं समझता हूं हर तरफ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हर तरफ कोई ना कोई फायदा है। नुकसान हर सिचुएशन में किसी भी एंगल में सिर्फ और सिर्फ न्याजी का है। ये वकार सती साहब, इस रवैये का फिर क्या हल किया जाए? आप सोशल मीडिया की भी बात करते हैं। सोशल मीडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा, आपको खुद मुझे मालूम है कितना आपको ट्रोल किया जाता है। फिर हमारे और साथी आसमा शिराजी हैं, गरीदा फारूकी हैं, रिजवान रजी हैं, और भी बहुत से हमारे सहाफ़ी साथी हैं। आप सच लिख नहीं सकते, आप खबर देते हैं और सोशल मीडिया के अंदर एक गालम गलोच शुरू हो जाती है। ये भी तो एक रवैया इन सालों में परवान चढ़ा है, इसको भी तो रोकना होगा, इसका भी तो कोई हल निकालना होगा। सर, ये फस्तायत की एक बदतरीन मिसाल है जो ये शुरू किया गया था, और ये बाकायदा एक बड़े साइंटिफिक और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक अब वो जो नर्सरियाँ हैं वो बंद हो चुकी हैं, अब वहाँ से कोई फीड नहीं आएगी। और अब मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क किसी ऐसी एक नई हिजान का वो मुतहम्मिल हो सकता है। चीज़ें सेटल डाउन हो रही हैं और इस मुल्क में अफ़ाम व तफ़हीम जो है वो परवान चढ़ेगी। जो अखलाक, जो तहजीब हमारी है, हम उसी को आगे लेके चलेंगे। ये चीज़ें मसनूई चीज़ें होती हैं, किसी ज़ाती बंदे को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये ज़्यादा देर आगे नहीं बढ़ सकती, और अब वो उनकी वापसी का अमल बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ। लेकिन चूँकि एक ऐसी नौजवान वो नस्ल तैयार हो चुकी है इस दौरान, ये कोई किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये मौजूदा जो हुक्मरान हैं इनके लिए सबसे बड़ा वो चैलेंज है कि एक नौजवान नौखेज़ ज़हन जिसको तैयार किया गया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसके नज़दीक खान साहब जो बात कह रहे हैं वो हरफ़े आखिर है, वो पत्थर पे लकीर है। अब जब वो फ्लॉप हो गए हैं तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, ये एक बड़ा अहम जो है नुक्ता है, और बड़ा ये मसला मौजूदा हुकूमत के लिए है कि उन लोगों को ये कैसे एंगेज करेंगे, उन लोगों को वापस ट्रैक पे कैसे लेके आया जाएगा। तो अपना आपने सोशल मीडिया को ज़ाहिर है उनको वहीं पे एड्रेस करना है आपने, और उनके रवैये में बेहतरी की आप बात करनी है यकीनी तौर पे। वकार सती साहब, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से तैमूर तालपुर साहब हैं। मेरे इल्म में ये बात आई है कि बहुत से ऐसे रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से भी रब्ता किया, पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया। इन दोनों जमातों ने उनको लिया नहीं है, लिहाजा वो अभी भी इसी वजह से तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जहाँ तक पंजाब में बात है, लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं, आज नहीं है, ये तो 9 अप्रैल को भी ऐसे ही था कि वो चाह रहे थे कि आप हमें कमिटमेंट दें तो कि अगला टिकट आप हमें देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब इन दोनों जमातों ने बहुत कुछ सीख लिया है। पहले जो एक साल इधर एक साल उधर वाली बात थी ना, अब शायद हमें उस रेशो में वो नज़र ना आए, वो लोग शायद नज़र ना आए। मिसाल के तौर पे 1-2 लोग ऐसे हैं जो हर एक को गाली देते हैं, जो हर एक के लिए जो है वो तकलीफ का बायस बनते हैं। ऐसे इनका नाम मैं नहीं वो मुनासिब समझता लेना, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये लोग किसी पार्टी में इस पार्टी के अलावा कहीं और एडजस्ट हो सकते हैं। और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने बहुत चीज़ें सीखी हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे वोटर्स हैं, मिसाल के तौर पे जो आज़ाद लोग ज़बरदस्ती शामिल कराए गए थे वो पीटीआई में, या ऐसे लोग जिन लोगों को ज़बरदस्ती कहा था कि आप टिकट यहाँ से लें, वो लोग कहाँ जाएंगे? देखें, खान साहब के पास अच्छी खासी तादाद थी। ये जो लोग आपको आज कंटेनर के आगे पीछे नजर आ रहे हैं, इनकी तादाद कितनी है? 10, 20, 30, आप ये फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं ना। अक्सरियत जो है वो खामोश है, और ऐसे जो लोग हैं वो कमिटमेंट चाह रहे हैं,
ठीक है, और वो बिल्कुल जाएंगे। और ऐसे मेरी अपनी जाती राय के मुताबिक इस वक्त भी जो लोग हैं, अगर खान साहब आज ऐलान करें ना कि मैं असेंबली में तोड़ दूंगा, कम से कम 40 से 50 एमपीज ऐसे हैं जो कहेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकार सती साहब, चौधरी जाफर इकबाल साहब और तैमूर तालपुर साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। उक्ति है कि मुज़ाकरात अपोजिशन के साथ यानी तहरीक इंसाफ के साथ यकीनन हो सकते हैं, लेकिन मशरूत नहीं और न ही किसी धमकी की बुनियाद पर। सियासी बात सियासी अंदाज में होनी चाहिए। ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और ये यकीनी तौर पर एक तारीख़ी मरहला है। आज जो हैं वो पूंछ डिवीज़न के 4 अजला में इंतखाबात हुए और ये बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था। जो पूंछ डिवीज़न के 4 अजला हैं उनमें रावलाकोट, बाग, पलंदरी और हवेली, ये वो 4 अजला थे जहाँ पर इंतखाबात हुए हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर इन बल्दियाती इंतखाबात की क्या अहमियत है और ये आज़ाद कश्मीर के लिए क्या मानी रखते हैं, ये एक अहम तरीन सवाल है। इसी पर आज हम अपने प्रोग्राम के इस हिस्से में देंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन राशिद याकूब खान। राशिद, आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं और हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन कर रहे हैं कश्मीर अफेयर्स के माहिर जनाब इरशाद महमूद। इरशाद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। राशिद भाई, बताइए, आप पूरा दिन आज वहाँ पर मौजूद रहे, आपने इलेक्शन कवर किया, क्या सूरत हाल रही, ये जो दूसरा मरहला था ये कैसा रहा? जी जावेद साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि पुंछ डिवीजन में जो 4 अजला हैं उनमें आज पोलिंग हुई है और बड़ी पुरअमन पोलिंग रही है। जो 1-2 जगहों से इस तरह की रिपोर्टें आई हैं कि वहाँ सूरत हाल ख़राब भी हुई है। कोई हवेली का इलाका है खुर्शीदाबाद, वहाँ पथराव हुआ है, 8 बंदे वहाँ ज़ख्मी हुए हैं। और पलंदरी में भी एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार ने रोड ब्लॉक करके वहाँ एहतजाज शुरू किया हुआ है और जो वोट का वो बॉक्स था वो उन्होंने उठा लिया है। इस पे इंतजामिया कार्रवाई करने जा रही है। छोटे मोटे वाक़यात तो हुए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज़ाद कश्मीर में एक खुशी की लहर ज़रूर पाई जाती है। लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट है और ये उम्मीद की जाती है कि अब इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल होगा। और आज़ाद कश्मीर के ये जो 4 अजला हैं, यहाँ तो हर तरफ लोग खुशी का इजहार कर रहे थे। कई जो 31 साल पहले जो इलेक्शन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था, जो बुजुर्ग थे, वो भी खुश हो रहे थे, अपनी यादें हमसे शेयर कर रहे थे कि 31 साल बाद ऐसा माहौल हुआ करता था, हम इलेक्शन में जाया करते थे। फिर जो है ना, हम भूल भी गए कि कभी ये इलेक्शन इस तरीके से होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने और हुकूमत आज़ाद कश्मीर का ये अच्छा इकदाम था कि उन्होंने ये बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला किया। इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल करने के लिए उन्होंने इकदाम उठाए। और अगर देखा जाए तो ये जो सारी सूरत हाल है, सिक्योरिटी के हवाले से भी अगर देखें तो इंतज़ामिया ने बड़ा भरपूर यहाँ किरदार भी अदा किया और आज़ाद कश्मीर के लोगों को इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल करने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं, या हकीकी मानों में अगर इक़्तिदार निचली सतह पे आ जाए, इख्तियारात मिल जाएं, तो फिर तो ये खुशियाँ और दोबाला हो सकती हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े अहम आपने बात की है। इरशाद साहब, आप फरमाइए कि इन इंतखाबात कश्मीर के लिए मतलब क्या है? हम देख रहे हैं कि जो राशिद साहब भी बता रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं वो भी मुतहर्रिक नज़र आई, अवाम भी बड़े मुतमईन भी नज़र आए, लेकिन ग्रास रूट लेवल तक जाना है, गवर्नेंस को लेके जाना है। क्या मानी रखते हैं ये इंतखाबात आज़ाद कश्मीर के लिए? बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि लोकल बॉडी इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि तामीर और तरक्की का जो पहिया था वो एक तरह से बड़े मखसूस से हाथों में महदूद होकर रह गया था। 33 हमारे मेंबर असम्बली होते हैं, सारे जो अख्तियारात थे, माली अख्तियारात, इंतज़ामी अख्तियारात, वो सारे उनके गिर्द घूमते थे और वो अपनी मन मर्जी के साथ जो है जहाँ चाहते थे डेवलपमेंट कराते थे, जहाँ नहीं चाहते थे नहीं कराते थे। तो एक अनइवन डेवलपमेंट भी हो रही थी आज़ाद कश्मीर में। तो अब लोगों को ये उम्मीद है कि चूँकि इलेक्टेड लोग होंगे तो फिर ये जो तामीर और तरक्की के जितने भी मंसूबे हैं ये हर गांव में, गली में, मोहल्ले में, शहर में बराबर आएंगे, फंड्स भी इसी तरह तकसीम होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊं, मैंने सोशल मीडिया में बड़ा इंटेंसली इसको फॉलो किया। हर यूनियन काउंसिल के
और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर ने अपना एक पूरा मंशूर बाकायदा जैसा मंशूर सियासी पार्टियां पेश करती हैं ऐसे किए। उसमें सारा जो वो चीज़ें घूमती थी तामीर और तरक्की और इलाके की जो खुशहाली और स्कूलिंग और सेहत और हेल्थ। तो मुझे उम्मीद है कि इन इलेक्शन के नतीजे में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, तामीर और तरक्की का एक नए बाब का आगाज़ होगा। और आज़ाद कश्मीर में लोगों को इस बात का बड़ा एहसास था कि हमारे यहाँ नई लीडरशिप सामने नहीं आ रही है, बल्कि जो पुरानी लीडरशिप थी वो भी अब नस्ल दर नस्ल चलना शुरू हो गई थी। हमारी असम्बली में कोई 7-8 लोग ऐसे होंगे जो तीसरी नस्ल के उनके दादा भी मेंबर असम्बली थे। तो नौजवानों में बड़ी फ्रस्ट्रेशन थी, लोग वो चाहते थे कि भाई हमें भी मौका मिलना चाहिए। तो अब पूरे आज़ाद कश्मीर में कोई 2365 के करीब जो हैं वो मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और यूनियन काउंसिल के होंगे, और ख़वातीन की भी एक बड़ी तादाद होगी। आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि 31 जो है ख़वातीन बराह रास्त हिस्सा ले रही हैं इलेक्शन में। आज रावलाकोट से एक खातून कंवल लैयात ने इलेक्शन बराह रास्त लड़के जीता भी है। इसी तरह रिज़र्व सीट्स भी हैं, और रिज़र्व सीट्स भी ख़वातीन भी आएंगी, नौजवान भी आएंगे। तो बहुत जो सोसाइटी के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी थी तामीर और तरक्की के हवाले से, फ़ंड्स की तकसीम के हवाले से, लीडरशिप के फुकदान के हवाले से, मैं समझता हूँ कि लोकल बॉडीज़ का इससे कोई फ़ायदा होगा। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हमें बहुत बड़े चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज का दरपेश है, डिज़ास्टर का दरपेश है। तो इनके मसाइल में भी जब गवर्नमेंट और इंतज़ामिया के साथ जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो ये लोग इलेक्टेड लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे और रिलीफ को, रिहेबिलिटेशन को भी मुमकिन बना सकेंगे। ठीक है राशिद साहब, आप बताइए कि ज़ाहिर है कि बहुत अरसे बाद, यानी तकरीबन 3 दहाइयों के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। निज़ाम तकरीबन वज़ा कर दिया गया है। ज़ाहिर है कि बड़े अरसे बाद बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, तो जो लोग इलेक्ट होकर आएंगे वो अब जब बैठेंगे अपनी नशिस्तों पर बैठेंगे, और जब आप वर्किंग शुरू करेंगे तो उनके लिए एक जो एक प्रोसीजर होता है, जो निज़ाम होता है, वो तख्लीक पा चुका है। उनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। जी, जिस तरीके से इरशाद महमूद साहब ने फरमाया इक़्तिदार की निचली सतह, लेकिन आज सारा दिन मैं उम्मीदवारान के साथ भी यहाँ बात करता रहा, लोगों से भी बात करता रहा। एक जो सवाल कॉमन मैंने देखा वो ये था कि जो उम्मीदवारान थे, जो फील्ड में काम कर रहे थे, जो अपनी जीत के लिए पूरी तगदो कर रहे थे, वो ये सवाल ज़रूर मुझसे भी पूछ रहे थे, आपस में भी बातें कर रहे थे कि क्या इख्तियारात हमारे पास आएंगे और वो इख्तियारात क्या होंगे, हमारे दफातर किधर होंगे, हमारे जो तनख्वाहें हैं वो किधर होंगी, वो तनख्वाहें मिलेंगी नहीं मिलेंगी। ये वो सवालात थे, बुनियादी सवालात थे। लेकिन जो इसका जवाब है ये ज़ाहिर हुकूमत आज़ाद कश्मीर ही दे सकती है। लेकिन मेरे अपने जो तज्ज़िये के मुताबिक ना तो दफातर हैं, ना ही कोई फंड्स के हवाले से कोई अभी तक मनसूबाबंदी की गई है। ये बगैर मनसूबाबंदी के, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म था, तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन तो करवा दिए, लेकिन ये वो सवाल ज़रूर कायम है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अब इस सवाल का जवाब देना है कि वो क्या करने जा रही है। ठीक है इरशाद साहब, कोई मैकेनिज्म डिवाइस होने जा रहा है, जैसे कि मैंने सवाल पूछा है राशिद साहब से भी कि निज़ाम जो है वो स्मूथली काम करेगा। यकीनी तौर पर आपने बड़ी अहम बात की कि बहुत से नौजवान सामने आएंगे, नौजवान क़यादत सामने आएगी, जिसमें ख़वातीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 दहाइयों के बाद ये सब कुछ हो रहा है। देखिए अभी तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, राजस्थान ने बिल्कुल ठीक कहा, और बहुत सारे कवानीन और SOPs और जो एक्ट है वो भी काफ़ी फरसुदा और कदीम नौयत का, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। लेकिन आप जानते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। KP में बड़ा अच्छा सिस्टम मौजूद है, पंजाब में बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर में। अच्छी बात यह है कि हुकूमत जो है पहले तो रिलेक्टेंट थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर प्राइम मिनिस्टर और बाकी लोग जो है उन्होंने जोश खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया। और एक और बात जो अच्छी बात यह है कि ये कोई वन साइडेड इलेक्शन नहीं हो रहा। इसमें जो हुक्मरान जमात है तहरीक इंसाफ, उसके पास भी अच्छी नशस्तें आ रही हैं, पीपल्स पार्टी भी एक बड़ी अच्छी पावर के साथ सामने आई है, नून लीग भी आई है, दूसरी छोटी पार्टीज भी सामने आ रही हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि सारी पार्टीज़ की स्टेक्स डेवलप हो गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब सब पार्टीज़ के, आपको पता है जब स्टेक्स होती हैं तो कोई ना कोई निज़ाम बनाने की कोशिश करती हैं। सेकेंडली एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2300 से लेके
2500 तक इलेक्टेड लोग होंगे, और 2500 जब इलेक्टेड लोग होंगे तो आप समझ सकते हैं कि उनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, उनकी एक बहुत बड़ी फोर्स होगी। वो ज़माना बदल गया जब इतने सारे लोगों को आप जो है यकमुश्त जो है नज़रअंदाज कर देते, इग्नोर कर देते थे। तो ये खुद एक बहुत बड़ी फोर्स होगी, और जाहिर है कि लॉबिंग भी करेंगे, समाजी तंजीमें इनको सपोर्ट कर रही हैं, डायस्पोरा इनको सपोर्ट कर रहा है, हर कोई चाहता है कि लोकल बॉडीज़ ज़्यादा मजबूत हों, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 31 साल में जो तामीर और तरक्की का जो पहिया था वो बुरी तरह रुक गया था। उसकी वजह ये थी कि इक़्तिदार जो है वो सिर्फ चंद एक हाथों में, चाहे मिनिस्टर और MLAs के हाथों में मुंतकिल हो गया था, और आम लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि यह इक़्तिदार निचली सतह पे आएगा, आम लोग सामने आएंगे, तो ये इंशाअल्लाह सूरत हाल काफ़ी बेहतर होगी। जी, आपकी भी ज़ाहिर है राशिद साहब बात हुई होगी, अभी काफ़ी सियासी जमातें मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं, जो पहले और दूसरे मरहले के अगर नताइज हैं, अगर मजमूई तौर पर आप बता सकें कि क्या सूरत हाल रही और ये कब तक जो है तमाम के तमाम मराहिल मुकम्मल हो जाएंगे इन इंतखाबात के? जैसे साहब ये चूँकि 18,000 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन हैं और इलाका ये चूँकि पहाड़ी है और रिज़ल्ट आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, और जिस तरह अरशाद महमूद साहब ने फरमाया कि सारी सियासी जमातें जो इलेक्शन का अमल है, सियासी जो मुहिम थी वो उन्होंने हिस्सा लिया है, और सारे सियासतदान जो पुंछ डिवीजन के थे, बड़े बड़े सियासतदान जिसमें सरदार अतीक साहब थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, कयूम नियाज़ी साहब थे, बाकी जो वज़रा हैं या साबिक वज़रा हैं वो इस फील्ड में थे, बड़ा भरपूर उन्होंने हिस्सा लिया, और दिन रात अपने जो उम्मीदवार थे उनको जिताने के लिए किरदार अदा उन्होंने किया। लेकिन अभी तक चूँकि अगर देखा जाए तो एक सूरत हाल ऐसी है कि रिजल्ट आ रहे हैं, कहीं से पीपल्स पार्टी, कहीं से नून लीग, कहीं से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, कहीं से PTI, ये जो है ना सूरत हाल है। अभी रिजल्ट मुकम्मल जब तक आते नहीं बंदा कह नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन बहरहाल इरशाद साहब इस बात की तवक्को तो की जा सकती है और उम्मीद रखी जा सकती है कि बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नेंस है, जो निज़ाम है, वो अब ग्रास रूट लेवल तक ज़रूर जाएगा और एक नई क़यादत उभरेगी, और यही नई क़यादत जो है वो आज़ाद कश्मीर की न सिर्फ हुकूमत के लिए बल्कि आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर और मसला कश्मीर के लिए भी हमेशा से आवाज़ उठाती रहेगी, और उसी ताकत से उठाती रहेगी जिस ताकत से यहाँ की पहली लीडरशिप उठाती रही है। बिल्कुल हमें उम्मीद है, बल्कि अब तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, माली तौर पे भी ज़्यादा मुस्तहकम हैं पुरानी लीडरशिप के साथ के मुकाबले में। तो ये ज़्यादा एक मैं समझता हूँ, मैं तो ज़ाती तौर पे बड़ा खुश हूँ कि इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इसके साथ वजूद पाएगा। और अब देखिए पाकिस्तान में भी एक माहौल है, पहले KP में हुए, बलूचिस्तान में हुए, पंजाब में होंगे, सिंध में होंगे, इस्लामाबाद में आपको इल्म होगा कि 31 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो चूंकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बगैर कोई भी जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती, ना तो गवर्नेंस का कोई सिस्टम काम कर सकता है, ना शहरियों को आप वो खिदमात जो हैं, जो शहरी खिदमात होती हैं वो फराम कर सकते हैं। तो यही वो वाइड टूल है कि जिससे आप तेज़ रफ्तारी से तरक्की भी कर सकते हैं, खुशहाली भी ला सकते हैं, लोगों को ऑनरशिप दे सकते हैं, उनको पार्टिसिपेशन, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जब तक नहीं होगा शहरियों में तो वो अपने आप को स्टेक होल्डर नहीं समझते, किसी चीज़ के शराकतदार नहीं समझते। तो वो उस तरीके से जैसे हुकूमत को अपना पार्ट नहीं समझते बल्कि उसके मुखालिफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है एक बहुत बड़ा आज़ाद कश्मीर के लिए गेम चेंजर है। मैं समझता हूँ इसकी तरक्की के लिए भी रोल अदा करेगा, तहरीक आज़ादी के हवाले से भी नई लीडरशिप भी सामने आएगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो हमारी एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसे इनसे खौफ नहीं होना चाहिए, इनको साथ सपोर्ट करना चाहिए, इनकी तरबियत के लिए इंतज़ाम करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए आज़ाद कश्मीर की वो एक एकेडमी बनाए जिसमें लोकल गवर्नमेंट के लोगों को तरबियत दी जाए, उनकी इस्तेदाद बढ़ाई जाए, इसी तरह से इनको एक ऑनरशिप दे के साथ लेके चलें। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। मैं आपको बताऊँ कि मसलन हर पार्टी जो है उसके साथ जब 500 लोग इलेक्टेड लोकल काउंसलर होंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर कि हर बंदा कहता है जी मैं मरकज़ी रहनुमा हूँ और मैं सेंट्रल लीडर हूँ वगैरह वगैरह इस तरह की बातें करते हैं, तो उसकी कोई अफादियत नहीं होती। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उनको नई लीडरशिप मिलेगी और इलेक्टेड लोग मिलेंगे जो ग्राउंड से जुड़े होंगे और जो मोबिलाइजेशन की ताकत रखते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद महमूद साहब आपका, राशिद याकूब खान साहब आपका, आप दोनों हमारे साथ इस मौजू पर मौजूद रहे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को प्रोग्राम सच के साथ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।